जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के अंदर आपको 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। देखिए, ये आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत ज़्यादा इजी पोर्शन रहता है, जहाँ पर कंसिस्टेंटली आप 9 से 10 क्वेश्चन जो है करेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई ईडियम पढ़ा है तो तभी एग्जाम के अंदर आपका वो सही होगा। चाहे आप इंटोनिम सिनोनिम की बात कर लीजिए, चाहे आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर लीजिए, कुछ हद तक उसकी प्रेपरेशन करनी जरूरी होती है, लेकिन एग्जाम के अंदर कभी भी श्योरिटी नहीं होती कि जो ईडियम एंड फ्रेज आपने पढ़ा है, जो सिनोनिम एंटोनिम आपने पढ़ा है, वही आपको देखने को मिलेगा। और हम में से कोई भी शशि थरूर तो है नहीं कि जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर एज इट इज सारे सही हो जाएंगे। तो यहां पर हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना होगा, कुछ हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए कि कैसे हम अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस को किस तरह से अप्रोच करना रहता है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स की सीरीज चैनल के ऊपर चल रही है सीडीएस के लिए, आप उसे गो थ्रू जरूर कर लेना। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच की अप्रोच हमने डिस्कस कर ली थी, उसके बाद में पैरा जंबल की अप्रोच भी डिस्कस कर ली थी। इंग्लिश के सेक्शन के अंदर जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है, जिसकी भी अप्रोच आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसे हम कंसीडर करेंगे और उसकी वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। आज हमारा मेन मोटिव रहेगा, मेन फोकस रहेगा कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर 9 से 10 क्वेश्चंस किस तरह से करेक्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इनका मतलब क्या होता है। देखिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पर जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं ना, इनका कभी भी लिटरल मीनिंग आपको देखने को नहीं मिलता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जैसे हिंदी के अंदर आपको कहावतें, मुहावरे देखने को मिलते हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश में आपको ईडियम्स, फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। अभी लिटरल मीनिंग का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हिंदी के अंदर आपने सुना होगा, एक अनार 100 बीमार। अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग लूं तो क्या एक्चुअल में एक अनार खाने की वजह से 100 बंदे बीमार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु, कोई चीज जो है आपकी कम क्वांटिटी में है, लेकिन उसे प्राप्त करने वाले बंदे जो है बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तब हम यूज करते हैं एक अनार 100 बीमार। यानी कि यहां पर आपको लिटरल मीनिंग देखने को नहीं मिला। इसी तरह से जब हम इंग्लिश के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी भी उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता। और जब आपको पता चल गया कि लिटरल मीनिंग नहीं होता, तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है 40 विंग्स और यहां पर लिखा है विंकिंग 40 टाइम्स। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो ध्यान में रखना, जब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं तो सबसे बेसिक चीज क्या है? सबसे बेसिक चीज है कि यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कभी भी लिटरल मीनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कोई भी इडियम एंड फ्रेज देखने को मिलता है, तो सबसे पहले यहां पर वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर लीजिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो यहां पर इंडिविजुअल वर्ड्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करिए, ऑप्शंस के द्वारा उन्हें रिलेट करने की कोशिश करिए, फिर आप अपने आंसर तक जो है जल्दी पहुंच जाएंगे। यानी मेन चीज यहां पर क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का लिटरल मीनिंग आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब ब्रेक डाउन किया जाए तो यहां पर किसी वर्ड का लिटरल मीनिंग आपको देखने को मिले उस इडियम एंड फ्रेज के मीनिंग के अंदर। तो ये चीज आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर हमेशा जनरल मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। यानी इडियम एंड फ्रेज जो है आपके कभी भी किसी स्पेसिफिक थिंग या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट नहीं करते हैं। एग्जाम के अंदर कई बार इस तरह की ऑप्शंस हमें देखने को मिलती है जहां पर
उसके मीनिंग में किसी स्पेसिफिक पीपल या फिर किसी स्पेसिफिक थिंग को टारगेट किया जाता है। उस तरह की ऑप्शंस जब भी आपको देखने को मिलेंगी उसे हम आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस बनाए जाते हैं जनरली जो कि हर एक बंदे के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। बस वो सिचुएशन सही होनी चाहिए तो वो इडियम एंड फ्रेज जो है हर एक बंदे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी इडियम एंड फ्रेज किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान में रखना है इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर, वो है आपकी ऑप्शंस। जब भी आप ऑप्शंस को इवेलुएट करेंगे तो वहां पर आपको ध्यान देना है कहीं दो ऑप्शंस के मीनिंग आपको काफी ज्यादा क्लोज देखने को तो नहीं मिले, या फिर दो ऑप्शंस के मीनिंग एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं है। अगर दो ऑप्शंस आपकी मीनिंग में काफी ज्यादा क्लोज है या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो 99% टाइम जो है उसी में से आपको इडियम एंड फ्रेज का आंसर देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखना, दो ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए ये वे जो है आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। कभी भी ऑप्शंस के अंदर आपको दो ऐसी ऑप्शंस देखने को मिलती हैं जो एक दूसरे के क्लोज है या फिर एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो 99% आप देखेंगे कि उन दोनों ऑप्शंस में से ही आपको कोई ना कोई आंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इडियम्स की बात करें तो इडियम्स जनरली आपके बनाए जाते हैं कटाक्ष करने के लिए, यानी अगर कोई काम नॉर्मल तरह से हो जाता, आपके मनपसंद तरीके से हो जाता, तो यहां पर इडियम्स बनाने की आवश्यकता ही क्या होती। एक्चुअल में इडियम ज्यादातर आप देखेंगे एक तरह से क्या होते हैं, टॉन्ट होते हैं। नेगेटिव इडियम्स आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे पॉजिटिव इडियम्स के साथ में। जैसे अब एग्जांपल लीजिए, हमारे पास में इडियम होता है कॉस्ट ऑफ बॉम्ब। कॉस्ट ऑफ बॉम्ब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी जो चीज आपकी काफी ज्यादा महंगी है। अभी मुझे बताइए, अगर कोई चीज आपकी सस्ती होती, आपको सस्ते में मिल जाती, तो क्या आप यहां पर कोई कटाक्ष करते, क्या आप यहां पर उसके लिए कोई इडियम बनाते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इडियम बनाए जाते हैं टॉन्ट करने के लिए, किसी कटाक्ष के लिए। इसी वजह से ज्यादातर इडियम्स के अंदर आपको सरकाजम, कटाक्ष देखने को मिलेगा और ज्यादातर इडियम्स आप देखेंगे कि नेगेटिव होते हैं। कुछ इडियम्स आपके न्यूट्रल होते हैं और बहुत कम इडियम्स ऐसे होंगे जो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो चीजें हमने यहां पर सीखी हैं। अभी आप यहां पर सबसे पहले इडियम को इवेलुएट कीजिए। हमारे पास में इडियम है 40 विंग्स। देखिए 40 विंग्स का जो लिटरल मीनिंग वाला आंसर है वो तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए को यहां पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो दो ऑप्शंस आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट नजर आएंगी। एक है लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स और एक है शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों में से ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। अभी आपको करना क्या था, यहां पर ईडियम को ब्रेक डाउन कर लेना है वर्ड्स के अंदर। एक है हमारे पास में 40 तो हमारा एक नंबर है। अभी यहां पर दूसरा वर्ड क्या है, विंक। विंक का मतलब क्या होता है, जो आप आंख मारते हैं ना, आंख से इशारा करते हैं, फटाफट से एक आंख बंद करते हैं खोलते हैं, उसे कहते हैं विंक करना। अभी देखिए फटाफट से जो आप आंख को बंद करते हैं खोलते हैं, अगर इस चीज को आप 40 टाइम्स भी करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है काफी ज्यादा क्या है, शॉर्ट है। तो इसका मतलब यहां पर जिस चीज की बात की जा रही है उसकी ड्यूरेशन क्या है, कम है। तो यहां पर अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या है, एक तो वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना है। वर्ड्स को ब्रेक डाउन करने के बाद में उस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करनी है और यहां पर जो चीज लिखी है उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि अगर कोई बंदा 40 टाइम्स विंक करता है तो क्या हमें उससे पता चलेगा। उससे पता चलता है कि उसकी ड्यूरेशन काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा छोटी है, क्योंकि विंक करने में आपको टाइम काफी ज्यादा कम लगता है। अब फटाफट से आंख बंद करते हैं खोलते हैं, उसे कहते हैं विंक करना। इसका मतलब 40 विंग्स जो है इसका मीनिंग हो जाएगा
अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम यहाँ पर दूसरे इडियम को देखते हैं, पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। जैसे ही आपने इस इडियम को पढ़ा इतना तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर किन्हीं दो चीज़ों की बात की जा रही है, क्योंकि एक चीज़ के लिए हमने वाइज लिखा है, एक चीज़ के लिए हमने फुलिश लिखा है। और अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से इवेल्युएट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और सी के अंदर सिर्फ पेनी की बात की जा रही है, सिर्फ एक चीज़ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपको एग्जैक्ट ऑपोजिट देखने को मिलेंगे। और जब दो ऑप्शंस आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट देखने को मिलती हैं तो उन्हीं में से एक आंसर आपका रहता है। इसके अलावा अगर आप यहां पर वर्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो आप पाएंगे कि पेनी की वैल्यू जो है कम होती है, पाउंड की वैल्यू जो है ज्यादा होती है। इसका मतलब यहां पर बात की जा रही है कि जब छोटी अमाउंट की बात होती है तो बंदा केयरफुल होता है, लेकिन जब लार्ज अमाउंट्स की बात होती है तो बंदा केयरलेस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि जो इडियम्स होते हैं इसी वजह से बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है? कटाक्ष करना होता है। एक टॉन्टिंग वे में इडियम्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर कोई बंदा है आपका जो बड़े अमाउंट को संभाल के रखता है लेकिन छोटे अमाउंट को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, उसे खर्च कर देता है, तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि जो हमारा बड़ा अमाउंट है उसे संभाल लिया जाए। लेकिन अगर कोई बंदा बड़े अमाउंट को नहीं संभालता है और यहां पर केयरलेस हो जाता है तो ये एक आउट ऑफ द वे चीज हो गई। यहां पर एक टॉन्ट हो गया कि बंदा जो है छोटे अमाउंट को संभाल लेता है लेकिन बड़ा अमाउंट उससे यहां पर नहीं संभाला जाता। तो यहां पर एक सरकाजम, एक कटाक्ष आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लाइफ इन दी रॉ। अगर आप यहां पर ध्यान से ऑप्शंस को इवेल्युएट करेंगे तो आप पाएंगे हर एक ऑप्शन के अंदर लाइफ की बात की जा रही है। तो यहां पर ये देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी ऑप्शंस मीनिंग में क्लोज है, कौन सी ऑपोजिट है, क्योंकि यहां पर हर एक ऑप्शन में सेम चीज की बात हो रही है, लाइफ की। कहीं पर लाइफ इजी है, कहीं पर कॉम्प्लेक्स है, कहीं पर डेंजरस थिंग्स वाली है, कहीं पर नेचुरल है। तो यहां पर करना क्या होता है कि सिर्फ आपके पास में जो फ्रेज है उसके वर्ड्स को यहां पर ब्रेक डाउन करिए। जैसे यहां पर ब्रेक डाउन करने पर आपको वर्ड मिलेगा रॉ। रॉ का मतलब होता है नेचुरल, रॉ का मतलब होता है जिसे प्रोसेस नहीं किया गया, जिसके साथ में छेड़छाड़ नहीं की गई। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लाइफ इन इट्स नेचुरल अनएम्बेलिश्ड स्टेट। काफी सिंपल था। जब भी हर एक ऑप्शन के अंदर सेम चीज के बारे में बात की जाती है तो वहां पर यह मत देखना कि कौन सी ऑप्शन मीनिंग में क्लोज है, कौन सी ऑपोजिट है। वहां पर वर्ड्स को ब्रेक डाउन कीजिए, वहां से जो हिंट मिलता है उसी ऑप्शन को मार्क कर दीजिए। अभी हम यहां पर आगे बात करते हैं अ पेपर टाइगर की। यहां पर आपके पास में इडियम है पेपर टाइगर, यानी कागजी शेर। अगर आप यहां पर ध्यान से इवेल्युएट करेंगे ऑप्शंस को तो देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पेपर वर्क, काफी ज्यादा स्पेसिफिक बात की जा रही है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि जो इडियम होते हैं हमेशा जनरल वे में देखने को मिलेंगे और वहां पर कोई ना कोई कटाक्ष देखने को मिलेगा। इस तरह की जो स्पेसिफिक थिंग्स होती है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसको आपके इडियम जो है रेफर नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, आपका क्या है? टाइगर है और पेपर का टाइगर है। अगर आपके सामने कोई पेपर का टाइगर है, क्या आप उससे डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आपके सामने टाइगर होता तो आप डरते। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्चुअल। यानी कि जो आपका कागज का शेर है देखने में तो डरावना लगता है क्योंकि वो शेर है, लेकिन वो यहां पर इफेक्टिव नहीं है, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको यहां पर सिर्फ इवेल्युएट करना था कि कागज के शेर का मतलब क्या होगा। इडियम्स आपके बहुत ज्यादा इजी होते हैं। जब आप थोड़ा सा विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे, चीजों को रिलेट करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ऑप्शंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑप्शंस आपकी क्लोज हैं या ऑपोजिट हैं।
अगर आप यहाँ पर ध्यान देते तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपको काफी ज्यादा क्लोज सिमिलर नजर आएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल absurd है, जिनका कोई भी लेना देना नहीं है ए और बी के साथ में। तो आप यहाँ पर सीधा दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर सकते थे। उसके अलावा जब भी इस तरह का कोई इडियम आता है तो थोड़ा सा विजुलाइज करिए, रिलेट करिए या सेंटेंस के फॉर्म में सोचने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैं कहता हिंदी में कि तू कागज का शेर है, तो यहाँ पर मैं किसी बंदे की बात कर रहा हूं ना, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता कि किसी ऐसे बंदे, किसी ऐसी वस्तु की बात की जा रही है जो दिखने में तो थ्रेटनिंग लगता है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं टर्न कोट की। अभी यहां पर एक तो आपको लिटरल मीनिंग देखने को मिलेगा, एक्सपर्ट एट अल्टरिंग कोड्स, कोई लेना देना नहीं है, absurd ऑप्शन है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं हो सकता। अभी देखिए टर्न कोट का मतलब क्या होता है? आपने कोट बदल लिया, आपने जर्सी बदल ली, आपने साइड बदल ली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा विजुलाइज करना है कि अगर आप कोट बदल लेते हैं तो पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी पार्टी के हैं। अगर आप जर्सी बदल लेते हैं तो आपने अपनी टीम बदल ली, पता नहीं चलेगा कि आप पहले कौन सी टीम के थे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम यहां पर अगले इडियम को देखते हैं, पिन बैक योर ईयर्स। यहां पर आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा कि ईयर्स की बात हो रही है, कानों की बात हो रही है, यानी कि यहां पर सुनने से रिलेटेड कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है आपकी ऑपोजिट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए के अंदर बात की जा रही है किसी चीज को ध्यान से सुनने की, ऑप्शन नंबर सी के अंदर बात की जा रही है कुछ ना सुनने की, जो आपका बैड स्टफ है उसे यहां पर ना सुनने की। अभी अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, पिन बैक योर ईयर्स, इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। यहां पर कान आपके पीछे की तरफ चले गए हैं, आप सोचिए कि कान आपके पीछे की तरफ चले गए हैं, पीछे की तरफ ओपन हो गए हैं, किसी ने पिन लगा दी है, इसका मतलब कान आपके पहले से ज्यादा ओपन है। पहले से ज्यादा ओपन है तो इसका मतलब आप यहां पर किसी चीज को ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू लिसन केयरफुली टू समथिंग। सिंपल सी चीज है, बस आपको यहां पर विजुअलाइज करना आना चाहिए, आपके जो वर्ड्स हैं उन्हें रिलेट करना आना चाहिए, ऑप्शंस को एनालाइज करना आना चाहिए, आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, से योर पीस। अगर आप यहां पर वर्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो आप पाएंगे पीस का मतलब होता है पार्ट, पीस का मतलब होता है हिस्सा, और यहां पर ऑप्शंस को इवेलुएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। किस वजह से? क्योंकि यहां पर अपने पक्ष की बात एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने हिस्से की बात एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने पार्ट की बात एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। और यहां पर पीस का मतलब क्या होता है? पार्ट होता है, हिस्सा होता है। तो यहां पर अपने हिस्से की बात, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की बात की जा रही थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, टॉप नॉच, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब डे टू डे लाइफ में भी कम्युनिकेट करते हैं तो इसका यूज़ हम कर लेते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट देखा तो हमने कह दिया कि टॉप नॉच है, इसका मतलब हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी का है। वैसे भी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हाईएस्ट मार्किंग ऑन अ ट्री और अ बिल्डिंग, कितनी स्पेसिफिक बात की जा रही है। जब भी इडियम एंड फ्रेजेस आपके आएंगे तो वहां पर जनरल बातें की जाती हैं, स्पेसिफिक बातों की कोई भी जगह नहीं है इडियम और फ्रेजेस के अंदर। अंडर द टेबल, आपने इसके बारे में भी काफी ज्यादा सुना होगा कि रिश्वत से काम जो है अंडर द टेबल हो जाते हैं। अंडर द टेबल का क्या मतलब है? विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, टेबल के नीचे से काम हो रहे हैं। जब टेबल के नीचे कुछ होता है तो आपको दिखता नहीं है, गुप्त रूप से कोई चीज होती है, बेईमानी से होती है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अगर आप यहां पर ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता। क्लमसी पर्सन हु ड्रॉप्स हैट एवरीवेयर, लिटरल मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि हैट यहां पर ड्रॉप नहीं करनी है, हमें इसका मीनिंग समझना है कि क्या होता है। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है आपकी काफी ज्यादा मीनिंग में क्लोज है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर बिना सोचे समझे काम हो रहा है और ऑप्शन नंबर सी के अंदर बिना प्रेशर के काम हो रहा है। तो यहां पर ये काफी ज्यादा मीनिंग में क्लोज ऑप्शंस है।
इसका मतलब आंसर जो है बी और सी में से ही कुछ होगा। अभी इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि जैसे ही हेड को ड्रॉप किया कुछ हो गया, इसका मतलब है सडनली कुछ हो गया, बिना सोचे समझे यहां पर एक्शन ले लिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपने कभी रेस देखी होगी, जैसे ही आपका जो रुमाल है उसे गिराया जाता था तो लोग भागना शुरू कर देते थे, रेस आपकी शुरू हो जाती थी। इसका मतलब है सडनली शुरू हो जाती थी, बिना सोचे समझे शुरू हो जाती थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।